चलिए, सुधीर यस सर, ज्ञान प्रकाश यस सर, निधि प्रियदर्शी यस सर। चलिए तब ठीक है, हम लोग सेशन आज का स्टार्ट करने वाले हैं। कल का जो हमारा सेशन था वो कहाँ पे एंड हुआ था? हम लोग बात किए थे किस पे? सोर्स पे। ठीक है, सोर्स पे हम लोग बात कर रहे थे और लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो सोर्स ही था। सोर्स में शायद ये हम बता चुके थे कि सोर्स कितने टाइप का होता है। अपने साइड से म्यूट कर लीजिए, ठीक है। जब डाउट होगा तो आराम से अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो जो हम लोग का लास्ट टॉपिक था वो हम लोग का लास्ट टॉपिक था क्या? सोर्स। सोर्स के बारे में हम लोग देखे थे। सोर्स कितने टाइप का होता है ये देखे थे। म्यूट कर लीजिए आप लोग अपना अपना। अभी तो स्टार्ट ही किया, अभी कोई डाउट तो आएगा नहीं। ठीक है, तो अभी 5 से 10 मिनट में आराम से शांत रहिए, फिर टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर होते चले जाएगा। डाउट होगा अनम्यूट करके पूछना चालू कर दीजिएगा। चलिए, तो हम लोग लास्ट क्लास जो देखे थे वो क्या था? सोर्स देखे थे। सोर्स में हम लोग टाइप का बात किए थे। टाइप हम लोग का कितना हुआ था? तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि 2 टाइप हम लोग का सोर्स का मिला था। ठीक है, एक था हमारा क्या? एक था फटाफट, अगर याद रहे तो फटाफट बोलते जाइए। ठीक है, एक था हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स और दूसरा क्या था? डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, दूसरा हमारा था डिपेंडेंट सोर्स। और उसके बाद हम लोग क्या किए थे? फर्दर इसमें कैटेगरी किए थे, कैटेगराइज किए थे इसको। जो कैटेगराइज हमारा हुआ था वो किस किस टर्म में हुआ था? जो इंडिपेंडेंट सोर्स था इसमें से 2 सोर्स हमारा होता है। ठीक है, और वो 2 सोर्स कौन कौन सा था? एक था वोल्टेज सोर्स और दूसरा था करंट सोर्स। ठीक है, दूसरा क्या था? करंट सोर्स था। फर्दर हम लोग क्या किए थे? फर्दर हम लोग इस करंट सोर्स, इस वोल्टेज सोर्स को भी 2 बार दो टर्म्स में कैटेगराइज किए थे। एक क्या था? एक हमारा था आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, और दूसरा था हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स PVS। ठीक है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ये सब कल कराए हैं इसलिए थोड़ा शॉर्टकट यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेम अगर करंट को भी फर्दर डिवाइड करें तो ये 2 टर्म में डिवाइड होगा। एक होगा हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स और एक होगा हमारा आइडियल करंट सोर्स। ठीक है, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? अंकित कुमार, कोई डाउट है तो? अभी तो डाउट होगा नहीं, इसे भी म्यूट कर लो। चलो, तो हम लोगों का जो यहाँ तक टॉपिक हुआ था उसके बाद क्या किए थे हम लोग? डिपेंडेंट सोर्स में देखे थे। ये भी बताए थे कि BEE में हम लोग डिपेंडेंट सोर्स को नहीं देखने वाले हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन को छोड़ के कभी कभी एक्सेप्शन होता है, वो भी शायद नहीं रहता, नहीं के बराबर रहता है। तो BEE में डिपेंडेंट सोर्स कभी पूछता नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्स हमारा यही है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। अब क्या करने वाले हैं हम लोग? इस वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को आगे फिर से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे इसमें फर्दर जो टाइप है इंडिपेंडेंट का और डिपेंडेंट का, सॉरी वोल्टेज का और करंट का, वो हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं। तो देखो, कोई एक उठाते हैं हम लोग। सपोज करो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले बता रहे हैं आइडियल करंट सोर्स के बारे में। ठीक है, तो जो हमारा अब यहाँ से कल से ये आगे हो रहा है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स का। ये आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? ठीक है, अगर कोई बात करे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स होता क्या है, मत लिखो स्क्रीन पे। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में लिखना चाहें, ठीक है, कोई अगर नोट करना चाहता है तो कॉपी पेन रेडी रख सकता है और जो हम बोलेंगे उस डेफिनेशन को नोट भी कर सकता है अगर किसी को नीड हो तो, क्योंकि ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन जानना है क्योंकि हम बताते हैं, बेसिक से हम ऐसे स्टार्ट करते हैं ताकि किसी को दिक्कत ना आए। ठीक है, तो जो जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्या बोलते हैं कि एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूस अ कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल। मतलब ये क्या कहता है कि अगर कोई वोल्टेज है, ठीक है, अगर कोई वोल्टेज सोर्स है सपोज, ठीक, और अगर ये वोल्टेज सोर्स आपका लोड को हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करे। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स तब होता है, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स उस वोल्टेज सोर्स को बोलते हैं जो अपने लोड को, ठीक है, जो उसके साथ लोड कनेक्टेड है, ठीक है, उस लोड को वो कांस्टेंट वोल्टेज या कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है। बेसिकली कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोड को चेंज करते रहें, ठीक है, ये लोड है, लोड क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पे R भी हो सकता है, L भी हो सकता है, C भी हो सकता है, इसलिए हम जनरली इसके लिए क्या लिखे हुए हैं? R, L, C के बदले सीधा लिख दिए लोड। तो अगर कोई लोड है, लोड होता क्या है आपका? जो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को,
और सोर्स क्या होता है, जो एनर्जी को प्रोवाइड करता है सर्किट में। ठीक है, तो जो वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स आइडियल तब होगा जब हम लोड को किसी भी तरीके से वेरी करें। मतलब अगर मेरे पास आर है और आर को हम वेरी करवाएं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो वोल्टेज सोर्स है, ये हमारा करंट जो होगा ना लोड को, वो कांस्टेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और जो इसके टर्मिनल का वोल्टेज होगा ना, जो वोल्टेज होगा VL, ये हमेशा इस VS के बराबर होगा। जो वोल्टेज सोर्स है हमारा और जो लोड वोल्टेज है VL इसके अक्रॉस, इस लोड के अक्रॉस, ठीक है, वो हमेशा बराबर होगा। तो मेन कंडीशन अगर बात किया जाए क्या है, तो मेन कंडीशन आपका यही है कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स में जो आपका लोड वोल्टेज होता है वो सोर्स वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है, अगर एक लाइन में इसके कंसेप्ट को ध्यान में रखना है तो क्या रखना है कि जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसमें वोल्टेज सोर्स का जो होता है मैग्नीट्यूड, वो आपका बराबर होता है हमेशा लोड वोल्टेज के। ठीक है, कुछ लोग और इंटर करना चाह रहे हैं, चलो ठीक है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें कि अब चूंकि ये VL कांस्टेंट है, VL कांस्टेंट है किस केस में कि अगर हम R को चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है, तो R को चेंज करने से भी यहाँ का लोड करंट, ठीक है, लोड करंट भी चेंज अगर हो जाए, लेकिन फिर भी कंडीशन क्या है कि आपका जो लोड वोल्टेज रहेगा ना, ये हमेशा इसके बराबर होगा। ठीक, तो जो सोर्स क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसके पास कोई इंटरनल अपना रेजिस्टेंस होता नहीं है, ठीक है, और वो ड्रॉप करवाता नहीं है। ठीक है, तो जनरली अगर जनरल लाइफ में कहा जाए तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि लोड को हम चेंज करते रहें और सोर्स से जो वोल्टेज मिल रहा है लोड को वो कभी चेंज ना करे? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। इसलिए आइडियल वोल्टेज सोर्स जो है वो सिर्फ किताब का कहानी है। किताब कहने का मतलब ये सिर्फ एक कंसेप्चुअल थिंग है। ठीक है, कि आइडियल वोल्टेज सोर्स कैसा होगा, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स वैसा होगा कि अगर आप लोड को कितना भी चेंज कीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको जो लोड वोल्टेज मिलेगा वो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। तो ये सारे टर्म को अगर कंक्लूड करते हुए हम इसके बारे में देखें ग्राफ के थ्रू, ठीक है, तो ये ग्राफ क्या बताएगा? ग्राफ अगर हम ड्रॉ करना चाहें V और I का, ठीक है, अगर इस सारे कंक्लूजन को ध्यान में रखते हुए अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, जो ग्राफ क्या बताएगा कि कैसा इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है थ्रू आउट द सर्किट। ठीक है, पूरे सर्किट में इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या चेंज करता है क्या नहीं करता है। तो अगर ये VI कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस VI कैरेक्टरिस्टिक में अगर हम लोग लोड चेंज भी करेंगे, ठीक है, लोड को हम लोग चेंज भी करेंगे तब भी ये जो हमारा VL रहेगा वो VS के बराबर होगा। तो ये VS क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, यानी कि आप लोड करंट, ये I क्या है, ये I बेसिकली है IL, और ये IL चेंज क्यों कर रहा है, ये IL आपका इसलिए चेंज कर रहा है क्योंकि आप लोड को चेंज करवा रहे हो। ठीक है, लेकिन फिर भी, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, IL वेरी कर रहा है। ठीक है, ध्यान देना है, IL क्या है, वेरिंग है। ठीक है, IL आपका वेरिंग है, और ये वेरिंग किसके वजह से है, ये इसलिए वेरिंग है क्योंकि आपका लोड वेरी कर रहा है। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस इज वेरिंग। ठीक है, तो IL हमारा वेरी कर रहा है। सपोज कि इस सर्किट में क्या हो रहा था कि एक स्टार्टिंग में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था, फिर 2 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, फिर 3 एम्पियर करंट हुआ। मतलब ये लोड जो है, ये लोड अपने आप एक करंट को ड्रॉप करवाते गया, ज़्यादा से ज़्यादा खींचते गया, लेकिन इसके बावजूद जो सोर्स था ना वो कांस्टेंट वोल्टेज इसको देते गया। इसीलिए ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका कहलाता है आइडियल वोल्टेज सोर्स। लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या ये एग्जिस्ट कर सकता है? तो ये एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर हम लोड बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली ड्रॉप बढ़ेगा, और ड्रॉप बढ़ेगा तो लोड वोल्टेज भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा सर थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम है। हाँ जी, क्लियर है। तो क्या ये आपको प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, सॉरी आइडियल वोल्टेज सोर्स समझ में आ गया? आइडियल वोल्टेज सोर्स का मेन कंसेप्ट क्या था कि जो लोड वोल्टेज होता है वो सोर्स वोल्टेज के हमेशा बराबर होता है, और यही प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर आप वोल्टेज को लोड को चेंज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वोल्टेज वहाँ का चेंज होगा। क्लियर है, कोई डाउट अब तक? ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, ये फिगर अगर हम बात करें तो ये फिगर है आइडियल वोल्टेज सोर्स का। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोग कैटेगराइज किया था, वो कितना में कैटेगरी हुआ है, टोटल कैटेगरी हुआ है हमारा 4 में, करंट का 2 और वोल्टेज का 2। तो अगर इसको हम नेमिंग कर दे तो ये हमारा फर्स्ट टाइप खत्म हो गया। ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स खत्म हो गया। अब हम लोग आने वाले हैं B नंबर में, जो है हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है,
जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होगा, ठीक है, ये कैसा होगा इसको देख लेते हैं। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कहता है कि इन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एज द लोड रेजिस्टेंस RL कनेक्टेड अक्रॉस द सोर्स इज डिक्रीजेस। मतलब इसमें यह है कि अगर आपका एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है सपोज, ठीक है, ये सब मैं लिखने का मौका इसलिए भी नहीं दे रहा क्योंकि ये सब उतना काम का नहीं, इसका कंसेप्ट काम का है। ठीक है, तो कंसेप्ट को जरूरी है सीखना, बाकी नोट करने लायक अभी इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी को नोट करना हो तो वो नोट कर सकता है। ये है हमारा लोड, ठीक है, और ये है हमारा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा किसका है फिगर, ये फिगर है हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का। इस प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का है तो यहाँ से हम लोड को कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, ये लोड को कनेक्ट किए हुए हैं और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा लोड वोल्टेज वो कितना होगा VL होगा। ठीक है, और जो लोड करंट होगा वो हम किससे बता रहे हैं, IL से बता रहे हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ, जब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो लोड है इसको जो वोल्टेज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, ये VL, ये जो VL है ये किसके लिए, ये इस वाले पार्ट के लिए, मतलब ये लोड का वोल्टेज है। तो अगर हम लोड का वोल्टेज पूछे कि लोड वोल्टेज कितना, ठीक है, देखो यहाँ पे लिख के पूछते हैं, अगर हम पूछे तुमसे कि लोड वोल्टेज कितना तो बोलेगा सर VL है। बिल्कुल, ठीक है, लोड वोल्टेज आप लोग का क्या है, VL है। अच्छा, ठीक है, लोड वोल्टेज आप लोग का क्या है, VL है। ठीक, अगर हम इस VL के बारे में बोले तो ये जो I है, ये जो करंट है, ये I, देखो यहाँ पे IL इधर जा रहा है तो इसका मतलब ये वाला पूरा का पूरा ब्रांच में IL ही होगा, ये भी IL होगा। तो इस IL के वजह से ये RS जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ ना कुछ ड्रॉप कर पाएगा इसको। ठीक है, तो ये जो VS है, हमेशा ध्यान रखना, ये जो VS है, ये VS, ये हमेशा ये क्या किया, ये सर्किट को प्रोवाइड किया एनर्जी, और ये रेजिस्टेंस क्या किया, इस एनर्जी को थोड़ा सा कम कर दिया। मतलब इस सर्किट में हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पहुँचते पहुँचते, इस टर्मिनल तक पहुँचते पहुँचते जो हमारा VS है वो अब कम हो चुका है। इसका मतलब VS हमेशा बड़ा होगा किससे, VL से। ठीक है, किस केस में, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के केस में। ठीक है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के केस में क्या होगा, जो सोर्स वोल्टेज होगा वो हमेशा बड़ा होगा लोड वोल्टेज से। क्यों, क्योंकि उसमें ड्रॉप करवाने वाला फैक्टर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। क्लियर है। अब अगर हम इसको आइडियली कैलकुलेट करना चाहें कि ठीक है VL होता कितना है सर, ये बताइए। ठीक, तो अभी ये समझो, ये जो VS होगा, ये VS ये प्रोवाइड कर रहा है तो ये इसको भी प्रोवाइड कर रहा है, इसको भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये जितना प्रोवाइड करेगा उतना ये दोनों एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये जो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, वो कितना करेगा। अगर हम बात करें कि यहाँ का जो VL, वैसे इसके बारे में तुमको पता करना है नहीं, देखो बेसिकली पता करना है इसके बारे में, ड्रॉप ये करवा रहा है और इसके पास का जो वोल्टेज है उसको हम पहले ही नाम दे चुके हैं VL। ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि VS जो हम लोग का सप्लाइड वोल्टेज है, ठीक है, जो हम लोग का सप्लाइड वोल्टेज है वो इस लोड के वोल्टेज के अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा और जो ये रेजिस्टेंस ड्रॉप करवा रहा है उसके बराबर होगा। और अगर ये रेजिस्टेंस RS है और यहाँ से करंट जा रहा है IL, तो ये रेजिस्टेंस ड्रॉप कितना करवाएगा, तो ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं, V = IR। ठीक है, और यहाँ पे I कितना है, तो IL है, और R कौन है, तो RS है। मतलब जो ये रेजिस्टेंस ड्रॉप करवा रहा है वो ड्रॉप कितना करवा रहा है, IL × RS। ठीक है, IL × RS। इसका मतलब जो हमारा सोर्स वोल्टेज होगा वो लोड वोल्टेज प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू जो ड्रॉप आ रहा है वो उसके बराबर होगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ से VL निकालना चाहें तो वो VL होगा हमारा VS - IL RS। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये जो VL है ये क्या करेगा, सोर्स को हमेशा, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये सोर्स को हमेशा कम करता रहेगा, मतलब सोर्स वोल्टेज को हमेशा ये ड्रॉप करवाते रहेगा। इसीलिए कभी कभी जो प्रैक्टिकल बैटरी होता है वो हमारा रखा रखा भी डिस्चार्ज हो जाता है। इसका रीज़न क्या है, यही रीज़न है, जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो टाइम के साथ इसको क्या करता है, हमेशा कम करता रहता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि लोड वोल्टेज को करता है 0, यानी कि जब हम उसको यूज़ करने जाते हैं तो मालूम चलता है कि उसके टर्मिनल के अक्रॉस कोई वोल्टेज ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वो हमारा बैटरी बन जाता है यूजलेस। क्लियर है। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में जो लोड वोल्टेज मिलता है वो हमेशा उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से कम होकर मिलता है। ठीक है, जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस को ड्रॉप करवाता है उसके बाद ही हमको मिलता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है। ये BS था हमारा लोड वोल्टेज, सॉरी BS था हमारा सोर्स वोल्टेज, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ से करंट जा रहा था IL, ड्रॉप जो इसका होगा वो ये वाला होगा ये, और फिर
इसका जो लोड टर्मिनल का वोल्टेज है वो है VL। हमेशा VS क्या होगा, ग्रेटर देन होगा VL से। VS को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जितना ये प्रोवाइड कर रहा है और जितना ये दोनों मिलकर ये ऑब्जर्व कर रहा है। और फिर हम क्या रिलेशन बना दिए, हम लोग एक रिलेशन बना दिए लोड वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज के टर्म में। साथ में क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है जो हमेशा ड्रॉप करवाएगा। तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो, ठीक है। और अगर दिक्कत नहीं है तो इसका भी हम लोग VI कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि ये कैसा दिखेगा। हाँ जी बोलो सर। ये VL इज इक्वल टू VS माइनस IL इंटू RS, मतलब कि होगा जब लोड करंट को बढ़ाएंगे तब ऑटोमेटिकली मतलब कि वोल्टेज करंट डिक्रीज होगा। ये बिल्कुल, हाँ कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हम रेजिस्टेंस यानी कि लोड को अगर हम लोग चेंज करते हैं, कुछ भी करते हैं, सपोज अगर बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर बढ़ाते हैं तो ये क्या करेगा, ये ड्रॉप ज़्यादा करवाएगा, ठीक है। तो ड्रॉप ज़्यादा करवाएगा मतलब ये जो हमारा सोर्स वोल्टेज है उसको वो कम करेगा, तो जो हमको लोड के पास मिलेगा, ठीक है, बेसिकली ये हमारा है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा होगा वो ड्रॉप उतना ज़्यादा करवाएगा। तो जो लोड के पास हम लोग को वोल्टेज मिलेगा वो उतना ही सोर्स से कम करके मिलेगा। बात समझ आया? ये ग्राफ का मतलब ये हुआ, ठीक है। जो लोड वोल्टेज हम लोग को मिलेगा वो लोड वोल्टेज उसके इंटरनल रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा करेंगे वो उतना उसके वोल्टेज को कम करेगा, और तब जो मिलेगा वो हमारा होगा लोड वोल्टेज। और वही लोड वोल्टेज हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसको जो डॉटेड लाइन दिए हैं इसका मतलब ये है कि हम लोग प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इसको यूज करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। ओह क्लियर है? और किसी को कोई डाउट आ रहा है? ये जो डॉटेड है यहाँ पे हम लोग किसी भी लोड को, कोई भी बल्ब या फिर कुछ भी यूज करते हैं, यूज मिलाते हैं। और ये हमारा है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का सर्किट, ये है मेन सर्किट, ये वाला। चलो तो अब क्या करने वाले हैं हम, अब इसका VI कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं, ठीक है, कि इसमें कैसे वोल्टेज और करंट का रिलेशन बनता है, कैसे कैसे वो कम होता है, किस किस तरीके से वो प्रोसीड करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक VI कैरेक्टरिस्टिक इसके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहा V और ये रहा I, ठीक है। इस केस में भी देखो क्या होगा, जो हमारा I है वो IL के बराबर होगा, फिगर से ही पता चल रहा है। तो I IL के बराबर होगा, मतलब अगर हम लोड के वोल्टेज को, ठीक है, लोड के करंट को अगर बढ़ाते हैं तो ड्रॉप हमारा क्या होता है, बढ़ता है। तो VL हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। क्लियर है? तो अब क्या होगा, देखो ये था इनिशियली, ठीक है, ये इनिशियली क्या था हमारा, VS था, सोर्स वोल्टेज, ठीक। जब हम I बढ़ा रहे थे, ठीक है, ध्यान देना, जब हम करंट बढ़ा रहे थे, ठीक, जो ये I बढ़ा, देखो ध्यान से, I बढ़ाएंगे क्या होगा, VS कमेगा, और एक टाइम पे अगर इसको ज़्यादा बढ़ा दिए तो ये पूरा का पूरा ख़त्म कर देगा, मतलब लोड वोल्टेज नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा पहले जा रहा था, ये स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, ये क्या था, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का ग्राफ था, ये वाला, ठीक है। ये हमारा क्या था, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का ग्राफ था। वो क्यों था ऐसा वाला स्टेट क्यों चल रहा था, क्योंकि ये डिक्रीजिंग इलामेंट उसमें नहीं था। अभी क्या है, अभी ये डिक्रीजिंग इलामेंट, हाँ सॉरी, हाँ आइडियल वोल्टेज सोर्स, ये P लिखा गया, देखो आइडियल वोल्टेज सोर्स, ये हमारा किसका था, आइडियल वोल्टेज सोर्स का था। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या कर रहा था कि रेजिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इंटरनल रेजिस्टेंस, उस वजह से कोई ड्रॉप भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। लेकिन अभी क्या है कि उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अगर हम लोड करंट, देखो टाइम के साथ क्या हो रहा है, ये लोड करंट को हम बढ़ा रहे हैं, लोड करंट जैसे ही बढ़ेगा ये VS क्या होगा, कमेगा। तो जो लोड वोल्टेज हमको मिलेगा वो हमेशा इससे क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो ये हमारा क्या है, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का। और ये कब का है, जब हमारा इंटरनल ड्रॉप हो चुका है तब। ये जो इस तरीके से अगर हम इसको दिखा दे, ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको अंदर से एरो ले लेते हैं, यहाँ से इसको हटाओ और इसको लगा दो अंदर से, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन कौन है, ये वाला पोर्शन है वही जो ड्रॉप लाया है, और ये ड्रॉप किसके बराबर है, ILRS के बराबर है, ठीक है। ये किससे ड्रॉप आया है, ये हमारा इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप। नाम भी क्लियर हो चुका होगा कि ये आ रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप। क्लियर है? ये हमारा क्या था, आइडियल था, ठीक है। ये आइडियल के केस में, आइडियल से अब क्या होगा, प्रैक्टिकल उससे कम मिलेगा हमेशा। तो ये कम मिलेगा तो ये वाला टर्म क्या है, ये वाला देखो, तो अगर हम इसको इधर से मार्क कर दे इस लाइन पे, ध्यान दो,
हम क्या कर दे, अगर इसको ऐसे 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 मार्क कर दे, ठीक है, ये तो अगर हम इसको यहाँ मार्क कर दे तो ये वाला जो वोल्टेज हमको मिल रहा है क्या ये लोड वोल्टेज है। और देखो जो हम पहले बताए थे कि VS हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, VL से। देखो ये सेटिस्फाइड कर रहा है सारा बात। तो जो हम सीखे क्या वो ग्राफ ये बता रहा है, ये VS है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा है VS और ये है हमारा VL, ठीक है, ये है हमारा VS और ये है हमारा VL। तो VS हमेशा क्या होगा, VL से बड़ा होगा। कोई दिक्कत है इसको समझने में, कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ रहा है। अब देखो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि सपोज कि इसको हम लोग यूज ना भी करें तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से ये ड्रॉप होते 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 क्या हो जाएगा, ये फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, लोड वोल्टेज जो मिलने वाला होगा वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा एट टाइम इन्फिनिटी पे, ठीक है, या फिर इन्फिनिटी जनरली हम लोग जो बोलते हैं वो इन्फिनिटी का मतलब पूरा का पूरा इन्फिनिटी होता नहीं है। जनरली ये होता है साल, 2 साल, या फिर जैसा जैसा टर्म होता है उस हिसाब से एक रिलेटिव टाइम को बताया जाता है इन्फिनिटी टाइम, ठीक है। तो जो हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का VI कैरेक्टरिस्टिक है उसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, एक भी टर्म ऐसा है जो क्लियर नहीं हो रहा है माइंड में? अगर नहीं हो रहा है तो पूछ लो। ये है कैरेक्टरिस्टिक और ये है हमारा इसका इक्वेशन, और इस इक्वेशन के ऊपर ये है हमारा उसका सर्किट रिप्रेजेंटेशन। सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा जो 2 टॉपिक था वो 2 टॉपिक क्लियर हो गया। 2 टॉपिक कौन कौन क्लियर हुआ है, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। जो 3rd टॉपिक हमारा आने वाला है वो आने वाला है, ठीक है, वो जो हमारा होगा 3rd टॉपिक यानी कि C, वो होगा हमारा आइडियल करंट सोर्स, ठीक है। अगर आप लोग डाउट नहीं पूछेंगे तो नुकसान आप लोगों का है, और अगर आप लोग पूछते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे इतना पता है कि डाउट कम से कम ही आने का चांस होगा, लेकिन फिर भी पूछना है जितना डाउट आ सके, ठीक है। जितना भी डाउट हो आप लोग पूछिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल करंट सोर्स। तो ये आइडियल करंट सोर्स कैसा दिखता है सर्किट वाइज, ठीक है। ये है हमारा कोई करंट सर्किट का जिसको हम लोग नाम दे दिए IS, ठीक है, करंट सोर्स। और ये क्या है, इसके पास अपना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है, अपने पास इसके पास अपना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये हमारा आपको हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं एक लोड, और चूंकि ये जो आइडियल करंट सोर्स है इसके पास कोई ड्रॉप करने वाला एलिमेंट नहीं है, तो हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो IL होगा वो IL इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब जो आइडियल वोल्टेज आइडियल करंट सोर्स है, इस आइडियल करंट सोर्स में हमारा सोर्स का करंट और जो हमारा लोड का करंट होता है वो हमारा आपस में बराबर होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई ड्रॉपिंग एलिमेंट नहीं है, जो IL है वो इसके बराबर होगा। और अगर हम बात करें इसका वोल्टेज का क्या होगा, तो इसका वोल्टेज हमारा लोड वोल्टेज VL होगा, ठीक है। तो इसका सेंस क्या बना, इसका सेंस ये बना कि आइडियल करंट सोर्स एक ऐसा करंट सोर्स है जिसमें हम लोड बढ़ाते जाएं, यानी कि हम VL को कम करते जाएं, ठीक है, VL को बढ़ाते जाएं, ठीक है। तो ये जो सोर्स है ये हमारा करंट जो होगा कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेगा। इसका कहने का सेंस क्या बना कि आप लोड को कितना भी चेंज कीजिए, चाहे आप बढ़ाइए चाहे आप घटाइए, जो आपका IL है वो हमेशा बराबर होगा IS का, मतलब IS कभी कमेगा नहीं। तो क्या ऐसा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में संभव है? कोई भी करंट सोर्स है, कितना भी ज़्यादा करंट क्यों ना हो, अगर हम उसको उससे ड्रॉप करवाएंगे, कोई उसमें सर्किट में एलिमेंट लगाएंगे तो वो ड्रॉप करवाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से आइडियल वोल्टेज सोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, उसी तरीके से आइडियल करंट सोर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या होता है कि हम लोग इसको स्टडी करते हैं, क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ को हम ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं कि जितना करंट हो सके मिनिमम ड्रॉप आए, ताकि लोड को सप्लाई जो मिले वो बेहतर मिल सके। क्लियर है? तो जो हमारा IS है इस केस में IL के बराबर होगा। इसका मतलब अगर इसका फिर से VI कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ड्रॉ करके देखें, ठीक है, सेम इसके केस में VI कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। तो जो VI कैरेक्टरिस्टिक होगा हमारा इस केस में, इसमें क्या होगा कि जो हमारा लोड वोल्टेज है, जो लोड करंट है,
ठीक है, आई एल वो हमेशा आई एस के बराबर होगा, वो कमेगा नहीं, चाहे आप ड्रॉप कितना भी बढ़ा लीजिए या घटा लीजिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आई और भी के ग्राफ में लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जो रिलेशन बना रहे हैं वो भी एल यानी कि इस लोड के थ्रू और इस करंट के थ्रू बना रहे हैं। इससे पहले जो रिलेशन बनाए थे वो क्या बनाए थे, यहाँ पे वोल्टेज रहा करता था और यहाँ पे करंट रहा करता था, तो भी और आई में बनता था करेक्टरिस्टिक। अभी क्या बन रहा है, आई और बी में करेक्टरिस्टिक बन रहा है, क्योंकि ये जो सोर्स है वो अभी करंट है। ठीक है, तो जो सोर्स है उसको हम यहाँ पे रखे हुए वाई एक्सिस पे, और जो लोड का जो भी पैरामीटर है वोल्टेज या फिर करंट, उस केस में करंट था, इस केस में क्या है, इस केस में वोल्टेज है। ठीक है, तो जो भी है वो भी बेसिकली है क्या, वी एल है। ठीक है, मेरा आवाज देखो अब शायद ब्रेक हो सकता है। चलो देखो क्लियर है आवाज ना। ये जो भी है वो बेसिकली क्या है, ये भी एल के बराबर है, और हम लोग क्या करने वाले हैं, इस करंट सोर्स से करंट और भी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ड्रॉ करने वाले हैं। तो इससे देखो, इस इक्वेशन से ये मालूम चल रहा है कि भी एल कुछ भी करें हम, लोड को कितना भी चेंज कराएं, हमारा करंट चेंज नहीं होने वाला है। इसका मतलब लोड के साथ वो इंडिपेंडेंट में है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आइडियल करंट सोर्स। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है आइडियल करंट सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है, इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो रहा है हमारा आई एस जो है वो आई एल के बराबर है। ठीक है, जो लोड करंट है हमारा वो सोर्स करंट के बराबर है। तो ये है हमारा आइडियल करंट सोर्स। किसी को अगर दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम लोग आ जाएंगे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स पे, सॉरी प्रैक्टिकल करंट सोर्स पे। क्लियर है, कैरेक्टरिस्टिक भी देख लो। वोल्टेज हम कुछ भी चेंज करें, लोड वोल्टेज बेसिकली चेंज हो कैसे रहा है, हम क्या कर रहे हैं, लोड को ही चेंज कर रहे हैं। रेजिस्टेंस कभी 5 एम्पियर लगा कभी 5 ओम लगा देते हैं, कभी 10 ओम लगा देते हैं। तो ठीक है, रिपीट सर, ठीक है चलो रिपीट कर देते हैं एक बार। जो हमारा आइडियल करंट सोर्स है, आइडियल करंट सोर्स हमारा आई एस है कोई सोर्स, और हम क्या कर रहे हैं, एक लोड को लगा रहे हैं। इस लोड में क्या होगा, ये लोड हमारा करंट को खींचेगा सोर्स से। ठीक है, मतलब ड्रॉप करवाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है आइडियल करंट का, आइडियल करंट में जो लोड करंट होता है आई एल, वो हमेशा सोर्स करंट के बराबर होता है। मतलब ये जो आई एल है ये हमेशा बराबर होगा आई एस के। ठीक है, तो इसका सेंस ये बनता है कि लोड को आप अपने मन मर्जी के हिसाब से चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, तो लोड जब आप चेंज करवाइएगा, ध्यान देना है, लोड जब हम चेंज करवा रहे हैं तो हमारा इस लोड के अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा, मतलब कि लोड वोल्टेज, वो लोड वोल्टेज क्या होगा, ठीक है, वो लोड वोल्टेज हमारा इस आर के वजह से, यानी कि आई एल इंटू आर जो लोड है, ठीक है, ये लोड के वजह से ये वी एल चेंज करेगा। तो वी एल के डिफरेंट वैल्यू पे हमारा आई एल क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। और ये आई एल सेम कैसा होगा, ये हमारा सेम होगा आई एस के जैसा। ठीक है, तो आइडियल करंट सोर्स में क्या होता है कि कोई भी लोड आप लगाइए, उस लोड में जो आपका सोर्स करंट होगा वही लोड करंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि करंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो देखो ये करंट यहाँ से यहाँ तक थ्रू आउट क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, थ्रू आउट ये क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, आइडियल करंट सोर्स का। किस केस में, जब हम लोड को वेरी करवा रहे हैं, लोड वेरी करवा रहे हैं तो वोल्टेज हमारा वेरी कर रहा है, लेकिन करंट क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, चलो किसी ने रेज हैंड किया था, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? चलो, तो अगर कोई डाउट नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे प्रैक्टिकल करंट सोर्स में। ठीक है, चैट सेक्शन सर क्या नहीं समझे सर, जिल एवीडीएस, अच्छा हाँ उसको म्यूट कर दिए हैं, एक किसी का आवाज आ रहा था बैकग्राउंड बार बार। ठीक है, तो हम क्या करने वाले, हाँ जी, आई एल और आई एस के बीच में ग्राफ का जो खींचने का तो क्या होगा सर, कांस्टेंट हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल वो कांस्टेंट हो जाएगा। बेसिकली आई एल ही तो आई एस है, सेम देखो यही पे है, यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, आई एस ही तो आई एल है अगर ये आइडियल करंट सोर्स है तब। ठीक है सर, कंटिन्यू। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आने वाले हैं सेक्शन हमारा डी है, और जो टर्म है वो हमारा है प्रैक्टिकल करंट सोर्स पीसीएस। ठीक है, सारा यूपीएससी वाला और पीसीएस वाला नाम इसी में आ रहा है, देखो आईएस भी आ रहा है, पीसीएस भी आ रहा है। ठीक है, तो चलो ये पीसीएस है क्या बेसिकली, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, ये है प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स।
तो ये जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, तो इसका मतलब ये है कि इस करंट सोर्स में, ये जो सोर्स होगा इसमें हमारा एग्जिस्ट कर रहा होगा एक इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसमें हमारा एग्जिस्ट कर रहा होगा एक प्रैक्टिकल एक रेजिस्टेंस। ठीक है, और वो किस तरीके से ड्रॉप करेगा वो देख लेते हैं। अब देखो, जो हमारा करंट है, करंट के साथ जो रेजिस्टेंस रहता है उसका इंटरनल, वो उसके पैरेलल में रिप्लेस होता है। ठीक है, तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये हमारा करंट सोर्स है IS, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसका इंटरनल, उसको हम नाम दे दिए RS। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से अब सप्लाई मिलेगा इसको। ठीक है, और ये सप्लाई किसको मिल रहा होगा, जो हम लोग लोड यूज करेंगे। ठीक है, और इसका प्रैक्टिकल एग्जिस्ट करता है, मतलब ये जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स है ये हम लोग का एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक लोड है। ठीक है, एक लोड है अगर, और ये IS है, तो देखो इस वाले में जो करंट फ्लो करेगा, इस वाले में वो क्या होगा, लोड करंट होगा। तो उस लोड करंट के लिए भी एक नाम चुन लेते हैं। तो इसके लिए जो नाम चुने हैं वो हमारा नाम है क्या, IL मतलब लोड करंट। और यहाँ से जो आ रहा है देखो, ठीक है, ये कौन आ रहा है, IS आ रहा है, IS आ रहा है, IL इधर जा रहा है। तो देखो ये टोटल IS आ रहा था, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देते हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। ये IS आ रहा था यहाँ पे टोटल। ठीक है, और ये जा किस में रहा था, एक इधर जा रहा था, एक इधर जा रहा था। ठीक है, तो सपोज करो कि इसका नाम हम कुछ देते हैं I1। ठीक, तो ये इनकमिंग टोटल देने वाला कौन, मतलब जो सोर्स है वो देगा, और जो लोड है वो क्या करेगा, करंट को लेगा। तो जो हमारा, ठीक है, और साथ में ये भी चला जाएगा। तो आज के क्लास के बाद जो PDF होगा वो रेगुलर मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ये देख रहे थे कि ये जो सोर्स है ये टोटल दे कितना रहा है करंट, ये दे रहा है हमारा टोटल IS, यहाँ पे टोटल IS दे रहा है। और ये IS जो लेने वाला है दो पार्ट, एक तो है लोड में, अभी म्यूट कर लीजिए। ठीक है, RE, चलिए ठीक है। तो जो ये हमारा IS है, ये IS सर्किट में प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये IL लोड में जा रहा है, और ये I1 जो हम नाम दिए हैं, ये किस लिए दिए हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। तो इंटरनल रेजिस्टेंस में जो टोटल करंट आया वो IS था, जो बटा कितना बटा, वो एक I1 बटा और एक बटा क्या, IL। क्लियर है। और अगर हम इस लोड वोल्टेज, लोड के अक्रॉस अगर हम बात करें कि कितना ये ड्रॉप करवाया होगा, तो ये ड्रॉप हमारा कितना करवाया होगा, VL। जो हमारा लोड वोल्टेज है वो लोड वोल्टेज हमारा होगा ड्रॉप। ठीक है, तो टोटल ड्रॉप हमारा कितना आ रहा है लोड के अक्रॉस, VL आ रहा है। ठीक, तो अब इस टर्मिनल का वोल्टेज अगर VL है, ठीक है, तो इस टर्मिनल का वोल्टेज क्या होगा, VL होगा। और इस VL के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, I1 को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो ये हमारा I1 होता क्या है, I बराबर V बटा R, यानी कि V अपॉन क्या होता है, R होता है। तो ये V जो है वो लोड वोल्टेज है, और लोड वोल्टेज है कितना, VL। और जो रेजिस्टेंस है इंटरनल वो कितना है, RS है। ठीक है, तो जो हमारा I1 जाने वाला है करंट, वो कितना जाने वाला है, यानी इस इंटरनल रेजिस्टेंस से जो होकर करंट जाएगा वो होगा हमारा I1, और ये जो I1 होगा वो होगा VL अपॉन RS के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ IL के जगह पे लिख सकते हैं VL अपॉन RS। और क्या लिख सकते हैं, ये हमारा लोड करंट है, और ये लोड करंट और ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से फ्लो होने वाला करंट आपस में अगर मिल जाए तो बन जाएगा सोर्स करंट। और इसी इक्वेशन से अगर हमको लोड करंट फाइंड करना है कि लोड कैसे वेरी करवाता है अपने आप में, तो ये हमारा क्या करवाएगा, सोर्स में इस इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से हमेशा उसके करंट को करना चाहेगा कम। और ये है हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला है कि जो लोड करंट होता है वो सोर्स करंट में उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से माइनस करने के बाद जो मिलता है वो होता है हमारा लोड करंट। ठीक है, तो लोड करंट जो है वो लोड करंट इधर जा रहा है। तो अगर लोड वोल्टेज कोई बोल दे VL निकालने, तो क्या होगा, IL होगा और इनटू जो लोड रेजिस्टेंस होगा। अगर कोई VL निकालने बोले तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मली इस तरीके से कर सकते हैं, पर कोई निकालने बोलता नहीं है, और निकालने का काम भी नहीं है, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स एक्ट कैसे करता है। ठीक है, तो एक्ट कैसे करता है इन द सेंस कि जो IL मिलता है वो क्या कंप्लीट मिलता है क्या, तो यहाँ पे मिल जाएगा जवाब कि नहीं, वो कंप्लीट नहीं मिलता है। कितना कम होता है, तो उतना ही कम होता है जितना लोड वोल्टेज होता है, और उसमें भाग देते हैं किससे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस से। जो बच जाता है वो लोड करंट मिलता है। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है, इस पूरे एक्सप्रेशन में या पूरे डेरिवेशन में? अगर कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो फिर हम इसके VI कैरेक्टरिस्टिक पे आएंगे।
किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है तो आराम से पूछो। कोई डाउट नहीं है? चलो तो हम क्या करने वाले हैं, अब इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने वाले हैं। जैसे सबके साथ हुआ था वैसे ही इसके साथ भी होगा, एक वी आई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ होगा इसके लिए। ठीक है, तो हम क्या देखने वाले हैं, वी आई कैरेक्टरिस्टिक फॉर प्रैक्टिकल करंट सोर्स, वी आई कैरेक्टरिस्टिक फॉर प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक है, ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक हम लोग, तो जो हमारा सोर्स है वो सोर्स हमारा था वही आई, ठीक है, करंट, और जो ये लोड था वो हमारा भी, वहाँ का वोल्टेज भी था, तो ये आई और भी का कैरेक्टरिस्टिक है। जो लोड वोल्टेज, इसको क्या लिख सकते हैं, वी एल। ठीक है, अब क्या होगा कि स्टार्टिंग में तो हमारा वी एस होगा, जो सोर्स है, सॉरी आई एस, वाई एक्सेस पे आई ले चुके हैं, तो ये हमारा बन जाएगा आई एस। तो स्टार्टिंग का जो करंट होगा वो होगा आई एस। तो ये जो आई एस है, ये आई एस बराबर होगा आई एल के। ठीक है, ये आई एस बराबर होगा आई एल के। ठीक है, कब, जब हमारा इंटरनल जो होगा रेजिस्टेंस वो ड्रॉप नहीं करवाएगा। ठीक है, तो उस केस में, तो ये पहले वाला केस में था। फिलहाल ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा खत्म। और अगर फिर भी कहना चाहते हैं कि किस पोर्शन के लिए बराबर होगा, तो ये सिर्फ इसी पोर्शन के बराबर होगा जब लोड वोल्टेज में ड्रॉप खत्म कर देगा तब। ठीक, और बाकी क्या होगा, बाकी के लिए तो ये ड्रॉप करवाएगा। ये ड्रॉप कैसे होगा, तो ये इस तरीके से ड्रॉप होगा। ठीक है, और ये हमारा क्या था पहले, ये आइडियल था, ये जो कैरेक्टरिस्टिक था किसका, आइडियल करंट सोर्स का। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक बन के आएगा वो क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल करंट सोर्स का। ये ड्रॉप आ किसके वजह से रहा है, तो ये हमारा जो आई एल है वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे ये जो ड्रॉप आया है, ठीक है, ये जो ग्राफ में गिरावट आया है, यानी कि करंट में जो कमी आया है, वो करंट कौन सा है, वो करंट हमारा है जो इंटरनल रेजिस्टेंस से होकर गुजर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा है इंटरनल करंट। ठीक है, और अगर हम बात करें ये, तो ये हमारा है लोड करंट। ठीक है, हमको क्लास में ज्वाइन कर लिया। अच्छा, एगो ना क्लास ज्वाइन किया, ठीक है। चलो देखो, तो ये आई एस हो गया, उसके बाद ये क्या है, ये आई एल है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम टर्म को एकदम अच्छे से क्लियर कर सकता है कि कौन आई एल है। अब जैसे उसमें बताया था वी एस, ठीक है, ध्यान रखना, जब वोल्टेज सोर्स करवा रहे थे प्रैक्टिकल वाले में, तो वी एस क्या था, हमेशा बड़ा होता था वी एल के। तो सेम उसको यहाँ पे लगा सकता है कि आई एस भी जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा आई एल से। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा चारों टाइप का जो सोर्स है, ठीक है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ठीक है, आइडियल करंट सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, ये चारों तरीके का सोर्स हो चुका है खत्म। अगर किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम इससे बढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछो। अगर डाउट नहीं आ रहा है तो अब हम लोग आने वाले हैं इलामेंट पे। ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक में जो तुम्हारा सिलेबस में लिखा हुआ है RLC इलामेंट, अब हम बात करने वाले हैं उसी के बारे में। नो सर, आगे बढ़िए, चलिए ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट वाला, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस में जो लिखा हुआ है, ठीक है, वो है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट इलामेंट। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं साइज में बड़ा। चलो, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, इलेक्ट्रिकल, सिलेबस देखना, ये लिखा हुआ होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट इलामेंट। ठीक है, और ब्रैकेट में करके रखा होगा RLC। ठीक है, ये सिलेबस में लिखा हुआ होगा जो मिला होगा। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग, ये सर्किट यानी कि जो भी RLC इलामेंट है, इस इलामेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये इलामेंट का जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर कैसा होता है। अगर हम सबका बिहेवियर देखो, क्या क्या समझा, पहले तो एक्टिव के बारे में समझ गया, मतलब जितना सोर्स था वो समझ गया। अब जो सोर्स को कम करने वाला इलामेंट है उसको भी अच्छे से समझ जाएगा, तो तुम्हारा सर्किट पे पकड़ यहाँ से स्टार्ट होने लगेगा। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट इलामेंट है, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं अपने साइड से। ठीक है, वो नाम हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं क्योंकि अब यहाँ से तुम्हारा जो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ पैसिव इलामेंट, यानी ये जो तीनों इलामेंट लिखा है ना, ये RLC, ये तीनों इलामेंट होता है पैसिव इलामेंट। ठीक है, तो अब जो हमारा एनालिसिस होने वाला है, वो एनालिसिस होने वाला है पैसिव इलामेंट के साथ, दैट मीन्स RLC इलामेंट के साथ। अब बोलेगा सर ये वर्ड क्यों यूज कर लिया पैसिव, इसका मतलब बताइए। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले, जब इलामेंट के बारे में सीखना स्टार्ट कर दिए हैं, तो कितने टाइप का इलामेंट होता है पहले वो पढ़ के खत्म करते हैं। क्लियर है?
तो जो हमारा एनालिसिस है वो एनालिसिस इसके जस्ट बाद होगा। इससे पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि जो एलिमेंट होता है वो बेसिकली होता कितने टाइप का है। ठीक है, तो जो हमारा इम्पोर्टेंट हेडिंग होने वाला है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव फ्रेम होता है 2 नंबर का वो यहाँ से दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अलर्ट रहिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन गिरने वाला है। ठीक है, कि एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, ये सारा टर्मोलॉजी जो है ना अब क्लियर होने वाला है। तो टोटल जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, ठीक है, जो पूरा का पूरा सर्किट होता है, वो सर्किट में हम लोग जितना भी एलिमेंट दिखने वाले हैं, ठीक है, जितना भी एलिमेंट दिखने वाले हैं वो टोटल एलिमेंट 10 टाइप का होगा। ठीक है, टोटल कितना होगा? 10 टाइप का होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम नोट करवाना चाहें तो इस तरीके से लिख सकता है कि इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये सीकेटी जो लिखे वो शॉर्ट में सर्किट है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट्स में सर्किट लिखना आराम से। तो इन इलेक्ट्रिकल सर्किट टोटल 10 टाइप ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो टोटल जो है ना वो 10 टाइप का एलिमेंट होता है। ठीक है, अब तो नाम भी सुन के बारी भरकम लग रहा होगा कि अच्छा अब 10 के बारे में पढ़ना पड़ेगा क्या सर। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये 10 तो लिखा हुआ है नाम से, और अगर हम इसको प्रॉपर्टी के हिसाब से बांट दे तो ये बट जाएगा पेयर में। ठीक है, यानी कि हर एक एलिमेंट का एक पेयर होगा। इसका मतलब ये टाइप तो है 10, लेकिन अगर पेयर में बोले तो हो जाएगा 5। ठीक है, और वो 5 पेयर कौन कौन सा बनेगा तो देख लो। जो पहला नंबर है, ठीक है, वो है हमारा लीनियर। ऑडियो और वीडियो क्लियर है ना जी? बीच में डिस्टर्बेंस अगर आए, चलो ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइप एलिमेंट है, यानी टोटल एलिमेंट जो भी एलिमेंट होता है पूरा इलेक्ट्रिकल में वो 10 टाइप का होता है। तो उसमें से जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट पेयर का हम बात करने वाले हैं, वो फर्स्ट पेयर है हमारा लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप है हमारा कैसा है, वो है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। जो दूसरा टाइप है हमारा वो है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। ठीक है, जो हमारा थर्ड टाइप होगा, तो देखते जाओ, लीनियर आया, नॉन लीनियर आया, मतलब 2 तो यही खत्म हो गया। एक्टिव आया, पैसिव आया, 2 और 4 खत्म हो गया। अभी 2 और देंगे तो 6 हो जाएगा। इस तरीके से करके कितना पेयर बनेगा? 5 पेयर बनेगा। और 5 पेयर में एक का प्रॉपर्टी जानेगा, दूसरा प्रॉपर्टी अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उतना टेंशन लेने वाला बात है नहीं, आराम से सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट आएगा ही नहीं, पहला बात। ठीक है, तो थर्ड जो टाइप है वो टाइप है हमारा बायलेटरल एलिमेंट। ठीक है, बायलेटरल एंड यूनिलेटरल एलिमेंट। जो फोर्थ हमारा टाइप है वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड एंड लम्प्ड एलिमेंट। ठीक है, लम्प्ड एलिमेंट। और जो 5वां हमारा टाइप है वो है टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देते हैं कि तुम्हारा ये 10 टाइप जो है ना वो 10 टाइप पढ़ने का नीड नहीं है। क्लियर है, ये 10 टाइप नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो हमको बीडे वाली में पढ़ना है वो सिर्फ ये 6 टाइप पढ़ना है, यानी 1 2 3 हमारा पार्ट है, और जो 4 और 5 है वो हमारा पार्ट है नहीं। क्लियर है, और आज तक पूछेगा भी नहीं, क्योंकि ये सब आ जाता है कोर इलेक्ट्रिकल में। जब हम लोग आगे पढ़ते हैं वैसे इसका यूज होता है आगे। ठीक है, तो जानने का फ़ायदा भी नहीं है। पावर सिस्टम वगैरह में यूज होता है, पावर सिस्टम हम लोगों का कोई काम का नहीं है, वो है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। ठीक है, कि उसको और ज़्यादा जानने का नीड है तो ठीक है, जाने वो आराम से। हम लोगों का जो काम है वो सिर्फ यही है, ये 3 का काम है। तो हम इस 3 को पढ़ने वाले हैं हम लोग। एक लीनियर पढ़ने वाले, नॉन लीनियर पढ़ने वाले, एक्टिव पढ़ने वाले, पैसिव पढ़ने वाले, बायलेटरल यूनिलेटरल पढ़ने वाले। और अभी से जो पॉइंट हम लिखाएंगे वो पॉइंट लिखना है। ठीक है, क्यों लिखना है? क्योंकि यहाँ से डेफिनेशन 2 मार्क्स से पूछ सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव ना दिया तो डेफिनेशन पूछ देगा, और अगर डेफिनेशन ना दिया तो हमको क्या दे देगा, वो ऑप्शन वाला में दे देगा कि कौन एक्टिव है पहचानिए, कौन पैसिव है पहचानिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा टॉपिक होता है। ठीक है, थोड़ा और बता ही देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक है, तो लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कॉपी कलम अगर रेडी है तो लिख सकता है तुम लोग। ठीक है,
linear element and non-linear element. क्लियर है कि a two terminal element is said to be linear. ठीक है, a two terminal element, अभी के लिए लिख देते हैं, बाद में हम लिखने से बचेंगे. a two terminal element is said to be linear, is said to be linear if their vi characteristic, अभी देखा ऊपर देखे हम लोग vi characteristic, तो उसी से रिलेटेड है सारा का सारा. a two terminal element is said to be linear if their vi characteristic always passes through origin in terms of a straight line, ठीक है. तो एक लीनियर एलिमेंट तब हम कहेंगे जब उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो, लीनियर हो, मतलब एक लाइन में हो, एक स्ट्रेट लाइन हो, और पास कहाँ से करे, ओरिजिन से पास करे. तो इसमें जो मेन पॉइंट है हमारा, ठीक है, वो कहाँ है, ये देखो, ए टू टर्मिनल एलिमेंट इज सेड टू बी लीनियर इफ देयर वी आई कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, जो अभी हम देख रहे थे ऊपर में, वो वी आई कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से पास करे, ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन. ये हुआ इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन. अगर हम नॉर्मल डेफिनेशन के बारे में बात करें तो जो भी एलिमेंट ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको बोलते हैं लीनियर एलिमेंट. एक लाइन में समझने वाला बात कि जो भी एलिमेंट अगर ओम्स लॉ को फॉलो करता है वो हमारा होता है लीनियर, और अगर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है तो वो होता है नॉन लीनियर. ये वाला बात याद हो जाएगा. ठीक है, इसको हम लिख नहीं रहे हैं. ठीक है, तो ए टू टर्मिनल एलिमेंट इज सेड टू बी लीनियर इफ देयर वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन. अब ध्यान देना, जब 10th क्लास में होगा ना तो ये वाला ओम्स लॉ पढ़ा होगा. ऐसे करके एक ग्राफ वहाँ पे प्रूफ करता होगा कि बताइए एक ओम्स लॉ कैसे प्रूफ होता है. ठीक है, तो वहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन दिखा होगा, और वहाँ जब ध्यान दिया होगा ना तो ये ओरिजिन से ही पास कर रहा होगा. ठीक है, इसका मतलब ये जिस भी एलिमेंट पे ये बात चेक किया होगा, जनरली हम लोग रेजिस्टेंस पे उस समय करते हैं, तो वो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा होगा लीनियर एलिमेंट. ठीक है, तो जितना भी नेटवर्क एलिमेंट होता है, नेटवर्क एलिमेंट कहने का मतलब आर एल सी, एग्जाम्पल के तौर पे आर हो गया, एल हो गया, सी हो गया, मतलब रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये तीनों लीनियर का एग्जाम्पल है. क्यों? क्योंकि इसका जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक होता है वो वी आई कैरेक्टरिस्टिक हमेशा ओरिजिन से पास होता है, और जो पास होता है वो एक स्ट्रेट लाइन के टर्म में पास होता है, स्ट्रेट लाइन के जैसा पास होता है. ठीक है, तो अब नॉन लीनियर कौन होगा, बताई दिए कि जिसका भी इसके अलावे जो भी अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक स्टेट है, सपोज करो कि ये दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक किसी का, ठीक है, ये किसी और एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है, और वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन तो है स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो नॉन लीनियर एलिमेंट है. ठीक है, तो अगर हम इसका एक एग्जांपल अच्छे से लिख दें, ठीक है, एक एग्जांपल तो हमारा हो गया आर एल सी एलिमेंट. ठीक है, और अगर हम इसको वी आई कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में दिखाए, ठीक है, तो वो कैसा होगा, ये हमारा किसी एलिमेंट के लिए वी आई कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमारा हो गया भी, ये हो गया हमारा आई. अगर कोई लाइन इस तरीके से दिखा दे, ठीक है, यही होगा ऑब्जेक्टिव में. अगर कंसेप्ट ये नहीं पूछा, थ्योरी लिखना नहीं पूछा, तो इस तरीके से कोई ग्राफ ड्रॉ कर देगा. ठीक है, 2-3 टाइप का ग्राफ ड्रॉ कर देगा और नाम लिख देगा सबका कि बताइए इसमें से कौन लीनियर है, कौन लीनियर नहीं है. ठीक है, ये हो गया कलर थोड़ा चेंज. ठीक है, देखिए अगर ये कोई लाइन पास हो रहा है जो कहाँ से है, सपोज ये लाइन 1 है, ठीक है, और ये एक दूसरा है, ये लाइन 2 है, और ये कोई तीसरा है, ठीक है, लाइन 3. तो इसमें अगर हम ये देखें कि अगर इसमें पूछे कि कौन लीनियर है कौन लीनियर नहीं है, तो जो हमारा L1 है और हमारा कौन है L3 है, ये हमारा दोनों का दोनों क्या है, लीनियर एलिमेंट है. ये दोनों हमारा क्या है, लीनियर एलिमेंट है. क्लियर. और अगर हम L2 के बारे में बात करें तो ये L2 हमारा नॉन लीनियर है, शॉर्ट में NL. क्लियर है. तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ रहेगा नॉर्मली, तो उससे हम पकड़ लेंगे कि कौन ओरिजिन से पास कर रहा है, कौन नहीं पास कर रहा है. देखते ही पता चल जाएगा कि कौन लीनियर है और कौन नॉन लीनियर है.
क्लियर है। एक लाइन में अगर हम बताए थे जो टर्म वो क्या है, वो टर्म ये है कि अगर कोई एलिमेंट ओम्स लॉ को फॉलो करता है तो वो लीनियर है, अगर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है तो वो नॉन लीनियर है। ठीक है, और ओम्स लॉ का जितना भी ग्राफ बनता है वो ग्राफ में एक चीज़ कॉमन होता है कि वो हमेशा ऑरिजिन से पास होता है और एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में पास होता है। क्लियर है। ठीक है, तो ओम्स लॉ के बारे में देखो, लॉ वही था जो 10 में पढ़ा, 12 में पढ़ा, लेकिन उसमें जो सिग्निफिकेंस ऐड होने वाला था वो अब जाके देखो ऐड हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? लीनियर नॉन लीनियर? और किसी को वॉइस में प्रॉब्लम है जी? ठीक है, इसका मतलब मेरे तरफ से सही है। चलो, तो किसी को नॉन लीनियर का डेफिनेशन क्या होगा? सर नॉन लीनियर का एक दो एग्जांपल। ठीक है, नॉन लीनियर का एग्जांपल बिल्कुल देते हैं। ठीक है, नॉन लीनियर का एग्जांपल आपको हम अभी तुरंत देते हैं। देखिए, अब जैसे हम लोग और भी क्या पढ़े थे 12 में आप लोग डायोड पढ़े होंगे, जेनर डायोड, ठीक है, एवलांस डायोड, ठीक है, बहुत सारा डायोड होता है। तो अगर हम डायोड का कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करें, ठीक है, तो डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कैसे होता है? अगर सपोज कि पीएन जंक्शन डायोड का करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा ऐसे जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से जाता है, यहाँ पे कट ऑफ वोल्टेज, ठीक है, और ये हमारा थ्रेशोल्ड। क्लियर है। तो क्या होता है कि अब इस ग्राफ को अगर देखते हैं तो ये ग्राफ हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है, बिल्कुल एक क्राइटेरिया को सही कर दिया, फुलफिल कर दिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए था? इस पूरे ग्राफ को होना चाहिए था स्ट्रेट, और ये स्ट्रेट नहीं है। मतलब ये कौन सा एलिमेंट है? ये नॉन लीनियर एलिमेंट है। बात समझ आया? तो डायोड हो गया, रेक्टिफायर हो गया, मॉसफेट हो गया, ये सब बहुत सारा नाम है जो हमारा क्या है, नॉर्मल हम लोग डायोड बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं क्योंकि डायोड बॉल हो गया, जितना एलईडी है, ठीक है, वो सारा का सारा नॉन लीनियर एलिमेंट है। कोई डाउट है? ठीक है, इसका नाम मिल लेते हैं। डायोड हो गया, रेक्टिफायर हो गया, मॉसफेट हो गया, ये सब नाम भारी भरकम है। ठीक है, तो नॉर्मली डायोड सबको याद रहेगा क्योंकि डायोड पहले भी पढ़ा हुआ है सबका। ठीक है, तो ये हमारा नॉन लीनियर एलिमेंट है। अब ये बताओ कि तुम लोग आगे कंटिन्यू करना चाहता है, तो कंटिन्यू करना चाहता है तो हम बताने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, दो हम लोग को 6 पढ़ना था जिसमें से 2 हो गया, बाकी 2 कौन सा एक्टिव है और पैसिव है। ठीक है, तो इसके बारे में पिछले क्लास में थोड़ा डिस्कशन हो गया था, लेकिन फिर भी अभी हम बताने वाले हैं। और थर्ड कौन है? बायलैटरल और यूनिलैटरल। ठीक है, तो जो हमारा सेकेंड टाइप था वो हमारा था एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में एक ऑन एवरेज आइडिया हम लास्ट क्लास में भी दिए थे। क्या? कि एक्टिव एलिमेंट वो जो एनर्जी सर्किट को प्रोवाइड कर दे, और पैसिव एलिमेंट वो जो सर्किट से एनर्जी को ड्रॉप करवा ले। क्लियर है? ठीक है, एक्टिव एलिमेंट वो जो सर्किट में क्या करे, सर्किट में वो क्या करे कि एनर्जी को प्रोवाइड करे। ठीक है, तो वो हो जाएगा एक्टिव, और अगर सर्किट से कोई ड्रॉप करवा ले तो वो हो जाए। ये हुआ जनरल वाला। हम लोग आते हैं अपना कंसेप्ट पे। अगर ये लिखने के लिए देते तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, इसका जो डेफिनेशन है, ठीक है, आप लोग लिखने का हैबिट धीरे धीरे बनाना चालू कर दीजिए, क्योंकि हम बता ही रहे हैं कि हम आगे से लिख के नहीं बोलेंगे, जो हमको लिखवाना होगा वो हम बोल दिया करेंगे। ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट के बारे में अगर लिखना चाहते हैं तो एन एलिमेंट, ठीक है, एन एलिमेंट is said to be active if it deliver an element is said to be active if it delivers energy। सिंपल इसको करते हैं, delivers energy to the circuit। म्यूट कर लो भाई, लगता है। देखो, ये होता है ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि लोग काम भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, तो 2 काम कैसे हो सकता है बताओ? इतना आसान तो इंजीनियरिंग नहीं है ना जी। हो गया, वो म्यूट हो चुका है, कर चुके हैं। ठीक है, तो बताओ, इंजीनियरिंग इतना आसान तो नहीं है भाई कि आराम से हम किसी चीज़ को कर भी रहे हैं और ये भी कर ले। 2 काम करो, या तो मन से पढ़ लो या तो फिर एंजॉय कर लो। ठीक है, तो थोड़ी देर हम लोग क्लास और लेंगे, बाकी हम लोग आज का क्लास ऑफ ही कर देंगे ऐसे भी। तो जो एलिमेंट है, एन एलिमेंट इज सेड टू बी एक्टिव इफ़, ये एफ है,
ठीक है। इफ़ इट डिलीवर्स एनर्जी टू द सर्किट, अगर कोई सर्किट को एनर्जी देता है तो वो एक्टिव होगा, और अगर कोई एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, इसी में सिर्फ यहाँ पे कर देंगे ये जो डिलीवर एनर्जी है ना, यहाँ पे कर देंगे हम एब्जॉर्ब, ठीक है। देखो अब क्या होगा कि जो ध्यान से नहीं पढ़ रहा है ना, अभी ध्यान नहीं दे रहा है, उसको ये PDF प्रोवाइड कर देंगे तो ये यहाँ पे देखेगा डिलीवर और यहाँ पे देखेगा एब्जॉर्ब, तो बोलेगा ये क्या है, ठीक है। इसलिए ध्यान देना कि ये PDF उसी को ज़्यादा फायदा होने वाला है जो क्लास अटेंड कर रहा है। बाकी ग्रुप में है जो बाद में लिंक देख लेगा, बाद में PDF देख लेगा, ज़्यादा फायदा नहीं करेगा, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है उससे ज़्यादा हम लोग सिखा रहे हैं। आवाज़ नहीं आ रहा है? अभी जा रहा है आवाज़? आवाज़ क्लियर है ना सबको? कमेंट करके बता दो फटाक से। आ रहा है, चलो ठीक है। तो हमारा जो एक्टिव एलिमेंट है, वो एक्टिव एलिमेंट क्या करता है, यहीं पे ये है मेन पॉइंट, वो डिलीवर करता है एनर्जी किसको, सर्किट को, ठीक है। और जो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा पैसिव एलिमेंट। तो इसका डेफिनेशन तुम लोग लिख लेना, एन एलिमेंट इज सेड टू बी पैसिव इफ इट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सर्किट। बस इसको यहाँ टू हटा के फ्रॉम कर देना, इतना को मैनिपुलेट तुम लोग कर लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो इस तरीके से हमारा एक्टिव और पैसिव एलिमेंट हो गया। क्लियर है सर? चलो ठीक है सुधीर, थैंक यू। चलो तो हम क्या करने वाले हैं, इससे हम आगे बढ़ रहे हैं। अब कहेगा सर ऐसा कीजिए, आप तो VI कैरेक्टरिस्टिक में बताया करते थे, तो कोई ऐसा टेक्निक है क्या कि VI कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ रहे और उससे हम पकड़ ले कि ये एक्टिव है या नहीं है? बिल्कुल वो भी है, ठीक है, वो कंसेप्ट भी है। अगर उस कंसेप्ट के बारे में हम बात करें तो कोई एक्टिव एलिमेंट होगा, ठीक है, और उसका अगर VI कैरेक्टरिस्टिक है, सपोज कि कोई VI कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, ठीक है, कोई VI कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, किसी भी एलिमेंट का दिया हुआ है, कोई भी अननोन एलिमेंट है जिसका VI कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, ठीक। तो उस VI कैरेक्टरिस्टिक में ध्यान देने वाला बात ये है कि अगर उस VI कैरेक्टरिस्टिक में एक बार भी इम्पिडेंस अगर निगेटिव होता है, ठीक है, उस पूरे VI कैरेक्टरिस्टिक में अगर एक बार भी इम्पिडेंस निगेटिव होता है तो वो हमारा होता है एक्टिव, ठीक है, पूरे थ्रू आउट सर्किट में। तो देखो ये हमारा क्या है, ये पॉजिटिव भी है, अगर हम इधर का बात करें तो ये नेगेटिव भी हो गया, ये अगर आई है पॉजिटिव में, इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। और सपोज कि कोई भी अटपटा सा ग्राफ है, ठीक है, ऐसा वाला ग्राफ सपोज करो कोई है, ठीक है। तो देखो नॉर्मली अगर हम इसका स्लोप के बारे में बात करें, ध्यान देना, ठीक है, नॉर्मली अगर हम इसका स्लोप के बारे में बात करें, ठीक है, सपोज करो कि एक ऐसे भी जा रहा है, एक ये भी ग्राफ है, ठीक है, और नहीं तो ऐसा करते हैं, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि दो का एग्जाम्पल बन जाएगा, और इस ग्राफ को ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, इस ग्राफ को हम लोग ऐसे रहने देते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर हम इसका स्लोप निकालें तो स्लोप क्या होता है, V/I। अगर हम इसका स्लोप निकालें यहाँ से तो ये स्लोप क्या होगा, स्लोप कैसे दिखाते हैं, ये है हमारा स्लोप, और यहाँ अगर हम स्लोप निकालें तो क्या निकलेगा, V/I। क्या ये V/I ओम्स लॉ के हिसाब से R दे रहा है, और R को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं इम्पिडेंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या दे रहा है, इम्पिडेंस दे रहा है, ठीक है। तो अब देखना जो R है हमारा, ये क्या करता है, ये सर्किट में एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ये सर्किट में क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि R के बारे में हमको पता है कि R हमारा क्या है, पैसिव एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो अगर हम इधर का स्लोप निकालें, ठीक है, सपोज करो कि इधर से हम नेगेटिव स्लोप निकालें, ठीक है, तो हमारा क्या निकलेगा, -V/I। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी निकलेगा R, तो ये भी क्या निकला, पॉजिटिव। तो किसी भी सर्किट में अगर वो थ्रू आउट ग्राफ पॉजिटिव दे रहा है, कहीं पे भी नेगेटिव नहीं दिया, तो वो जो होगा वो एलिमेंट होगा पैसिव, ठीक है, वो जो एलिमेंट होगा वो पैसिव होगा। ध्यान से देखना, यहाँ भी R मिला प्लस में, यहाँ भी R मिला प्लस में, ठीक है, मतलब यहाँ जो इम्पिडेंस मिल रहा है वो इम्पिडेंस पॉजिटिव मिल रहा है। तो किसी भी ग्राफ में, किसी भी VI ग्राफ में अगर इम्पिडेंस पॉजिटिव मिलता है तो वो होता है पैसिव एलिमेंट। और अगर किसी भी ग्राफ में, सपोज कि किसी भी ग्राफ में एक बार भी वो निगेटिव हुआ है, तो इसका मतलब वो उस पीरियड के लिए एक्टिव हुआ था, तो इसका मतलब वो एलिमेंट एक्टिव होगा, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं हम, एक और ग्राफ को ड्रॉ करने वाले हैं। सपोज करो कि इस बार जो ग्राफ है वो ऐसे है, ठीक है, ये है ग्राफ, तो ये हमारा V था, ये हमारा I था, ठीक है, पॉजिटिव V, पॉजिटिव I, और ये हमारा नेगेटिव I, और ये हमारा नेगेटिव V। तो अगर हम यहाँ पे स्लोप निकालें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्लोप निकालें तो यहाँ पे भी स्लोप क्या होगा, Y/X। तो Y जो है हमारा किस में है, प्लस में है, और जो X है वो हमारा किस में है, माइनस में है। तो जो हमारा स्लोप बन के आया वो कैसा निकला, नेगेटिव इम्पिडेंस दिया, ठीक है, जो इम्पिडेंस दिया यानी कि जो रेजिस्टेंस आया है, बेसिकली V/क्या होता है, I होता है R। तो जो R आया है वो किस में आया है, निगेटिव में आया है,
ठीक है। तो इस नेगेटिव आर को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव इम्पीडेंस है, ठीक है, नेगेटिव इम्पीडेंस है। तो अगर किसी सर्किट में एक बार भी स्लोप नेगेटिव होता है तो वो होता है हमारा एक्टिव एलिमेंट का प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्टिव एलिमेंट है। मतलब देखो रेजिस्टेंस समझना, ये एक्टिव क्यों बोल रहे हैं सर, ऐसा क्या हो गया कि आर नेगेटिव आएगा तो आप एक्टिव बोल दीजिएगा, जो मन में आ रहा है ऐसा क्या, नहीं। देखो आर हमारा क्या था, पॉजिटिव था, तो वहाँ तो हम लोग जान रहे थे, तो ये हमारा पैसिव एलिमेंट था, ठीक है। ओम्स लॉ के हिसाब से हमको पता था कि पैसिव था। अब पैसिव का उल्टा होगा क्या, एक्टिव होगा। तो अगर पॉजिटिव को हम पैसिव बोल रहे हैं तो नेगेटिव जो इम्पीडेंस देगा वो हमारा एक्टिव एलिमेंट का बिहेवियर होगा। इसका मतलब अभी क्या हो रहा है कि ये आर जो है ना, ये आर एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ये डिलीवर कर रहा है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। तो आर अभी क्या कर रहा है ना कि ये जो इम्पीडेंस है ना, ये इम्पीडेंस अभी क्या बन चुका है, ये हमारा बन चुका है सोर्स, यानी यही सर्किट को प्रोवाइड कर रहा है। सर ऐसा रियल में होता है क्या, हाँ होता है, ठीक है। ध्यान दिया होगा कि एक एलिमेंट और है जिसको बोलते हैं हम लोग कैपेसिटर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर, और एक एलिमेंट और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टर। तो इंडक्टर और कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज भी होता है। तो एक टाइम पे ये चार्ज होता है और अगर सर्किट से सोर्स को हटा दे तो वो डिस्चार्ज भी होता है। इसका मतलब ये है कि कोई एलिमेंट ऐसा भी हो सकता है कि जो एक टाइम पे तो पैसिव बता दे, दूसरे ही टाइम पे वो एक्टिव भी बता सकता है। तो बिल्कुल कैपेसिटर और इंडक्टर इसी का एग्जांपल है। तो इस तरीके से हमारा एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट का सारा डिस्कशन हो चुका है खत्म। अगर किसी को दिक्कत है तो पूछो, और आज का क्लास यहीं पे कर देंगे एंड, ठीक है।